नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आरा से है, जहां भोजपुर में बालू के अवैध खनन और ढुलाई को लेकर दो पक्षों में जमकर गोली चली है। दोनों तरफ से गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है। इस गोलीबारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें बालू माफिया खुलेआम फायरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल सोन के दियारा में घाटों पर वर्चस्व को लेकर इससे पहले भी कई बार फायरिंग होती रही है। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और मामले की जांच जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गोलीबारी का वो वीडियो जो है वो सामने आया है। वर्चस्व को लेकर ये गोलीबारी की गई है। बालूघाट पर जमकर फायरिंग हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि टेंडर में बालू घाट मिलने के बाद व्यवसायी वहां पूजा के लिए पहुंचे थे, लेकिन अवैध बालू खनन में लगे माफियाओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। व्यवसायी का कहना है कि उन लोगों ने पुलिस से इस मामले को लेकर पहले ही सुरक्षा मांगी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद माफिया बेखौफ होकर उन लोगों पर बरस पड़े। तो बालूघाट पर जमकर फायरिंग हुई है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, जो मृतक हैं वो हैं, 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। और दूसरी तस्वीर ये उस घटनाक्रम को दर्शाती हुई तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जो उस वक्त हुआ था। पूजा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीड़ित कह रहे हैं कि उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई थी, सुरक्षा मांगी थी, तो आखिर सुरक्षा क्यों नहीं मिली? आमतौर पर वहां जाने से कतराती है, लेकिन जहाँ ये बालूघाट के जिन बंदोबस्ती मिली थी, जो पूजा करवा रहे थे, उनको निश्चित तौर पर सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। और वो साफ तौर पर ये कह भी रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची और सड़क किनारे ही घूमती रही, उनके पास नहीं गई। और ये इतनी बड़ी घटना घट गई, 2 लोगों की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े बालू माफियाओं के द्वारा, अवैध खनन करने वालों के द्वारा। तो निश्चित तौर पर पुलिस पर बड़ा सवालिया निशान है ये कि पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं दी और दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या हो गई। जी हिमांशु, जरा डिटेल में बताइए कि आखिर ये जो वर्चस्व को लेकर लड़ाई है, कब से चली आ रही है दोनों पक्षों के बीच में? ये बिल्कुल देखिए, सोन नदी का जो दियारा इलाका है, ये यहाँ से जो बालू है उसकी मांग सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत में है, क्योंकि ये खास तौर पर ये मकान के निर्माण में खास इस पीले बालू का जो होता है वो उपयोग होता है। इसलिए यहाँ पर जो है भारी संख्या में बालू माफिया जो है, जो अवैध खनन करने वाले हैं, वो सालों भर सक्रिय होते हैं। लेकिन सरकार की ओर से इन बालू घाटों की बंदोबस्ती की जाती है, जो कि लोग सरकारी दर पर बालू का खनन करने के बाद उसे बेचते हैं। लेकिन इसके अलावा जो अवैध खनन करने वाले हैं वो भी यहाँ सक्रिय होते हैं। कल यही हुआ, जिसको बंदोबस्ती मिली थी वो नियम के तहत पूजा करने पहुंचे थे, और उसके बाद आज से उनकी जो बालू की खनन थी वो शुरू होने वाली थी। लेकिन जो अवैध खनन वाले बालू माफिया लोग जो है, उनको ये बात नागवार गुजरी कि जिनको बंदोबस्ती मिली है। बिल्कुल। और हिमांशु, अब तो उस घटना का पूरा वीडियो जो है वो भी सामने आ गया है। वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। तो क्या इस वीडियो के सामने आने के बाद जो इसमें गोलीबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी पहचान हो पाई है? कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, वो जो अवैध खनन करने वाले हैं उनकी पहचान हो गई है, लेकिन पुलिस अभी खुलकर उनका नाम बताने से कतरा रही है। लेकिन कार्रवाई के बारे में पुलिस का साफ तौर पर कहना कि कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक नहीं हो पाई है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। अब एएसपी से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जल्द ही जो इस घटना को करने वाले हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इलाके में जो अवैध बालू खनन करने वाले बालू माफिया है उनकी सक्रियता को भी जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जी
तो क्या इस पूरे घटना के बाद अब पुलिस की तरफ से कोई सक्रियता आपको दिख पा रही है? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कुछ रणनीति पुलिस की तरफ से बनाई जा रही हो, कुछ वैसे लोगों को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही हो कि जो पहले से ये वर्चस्व को लेकर लड़ाई करते हैं? फिलहाल तो जहाँ घटना घटी वहाँ पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था, लेकिन चूंकि दियारा इलाका काफी सुदूरवर्ती इलाका था, पुलिस की सबसे जो प्राइमरी जो काम था वो डेड बॉडीज को वहां से निकालना था और उसके बाद उनको चिन्हित करना था। आज देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है इन अवैध बालू। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो देखिए, आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस जो है वो सक्रिय हुई है और पुलिस की तरफ से उन अपराधियों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है वीडियो के जरिए। का क्या नाम है? संजीत कुमार है। वो कहाँ गए थे, क्या बोल के घर से गए थे? बोले कि पूजा में जा रहे हैं। किसकी पूजा में? पता नहीं कौन जगह पूजा में, वो नहीं पता है। पूजा क्या में बोले जा रहे हैं। क्या सूचना मिला है आप लोगों की? अब हम उनके मोबाइल पर बहुत फोन किए हैं, बहुत किए ना तो मतलब 20 को किए होंगे, तो कोइलवर थाना से थे, उठाए, बोले कि अब कहाँ से बोल रही हैं, बोले कि संजीत जी कैसे हैं, तो उनको तो गोली लग गई है। अच्छा, तो नहीं रहे हैं दुनिया में। हम लोग बालू घाट हम लोग का हुआ था। अच्छा, तो सब लोग हम लोग गए थे अपना बालू घाट का पूजा करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग का पूजा पाठ शुरू हुआ तो जो वहाँ का अवैध खनन कर रहे हैं लोग, तो अवैध खनन वाले लोग हम लोग का विरोध किए। पहले 2-4 राउंड वो लोग फायरिंग किया, तो हम लोग पूजा नहीं रोके, अपना पूजा जारी रखें। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग पूरा गोली बरसाने लगा उधर से कम 40-50 लोग। तो उसी में भगदड़ हो गया, बम उम भी फेंका है सब। और हम लोग थाना को भी बार बार सूचित कर रहे हैं, थाना को सूचित करके भी गए थे, लेकिन थाना हम लोग के साथ गया नहीं। वहाँ पे थाना पेट्रोलिंग रोड पर करते रह गया और इसी में जब भगदड़ हुआ वहाँ से, तो भागने के क्रम में ये 2 लोगों को गोली लगा और उसके बाद सभी लोग भागे। हम लोग भी 200-250 लोग पूजा करने गए थे, घाट के जितने भी पार्टनर थे सब पार्टनर लोग भी गए हुए थे। पटना के बाकरगंज में ज्वेलरी शॉप में लूट के खिलाफ आज पटना की सर्राफा दुकानें बंद रहेंगी। कल अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से करीब 35 किलो सोने की लूट की थी, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ से ज्यादा है। साथ ही 14 लाख रुपए कैश भी ले गए। इससे नाराज कारोबारियों ने कल बाजार को बंद कर दिया था और आज सर्राफा दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। पटना में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट। गहना लूटकर अपराधी फरार। पटना पुलिस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह। जिस जगह पर अभी सैकड़ों लोगों की भीड़ दिख रही है, ठीक इसी जगह पर चंद मिनट पहले लूट की बड़ी वारदात हुई है। तस्वीरें पटना के बाकरगंज इलाके की हैं। बाइक से आए अपराधियों ने एसएस ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। और एक बार फिर से एक बड़ी घटना बाकरगंज इलाके में, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जो अपराधी थे वो यहाँ हथियारों से लैस होकर पहुंचे, उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर जो नाराज कारोबारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं और यहाँ पर हुजूम जो है वो इकट्ठा हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी आए थे, जिन लोगों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया और बैग में गहने भरकर भागने लगे। भागने के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से बैग के साथ एक अपराधी लोगों के हत्थे चढ़ गया। एक अपराधी भागते के क्रम में मोटरसाइकिल भी गिर गया और भाग गए, जिसमें एक अपराधी पकड़ा गया है और गांधी मैदान थाना में है। उसके साथ में मामूली सामान रिकवर हुआ है। दिन दहाड़े राज्य की राजधानी में हुई लूट की घटना को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है। घटना से नाराज व्यवसायियों ने दुकानें बंद कर दी हैं। नहीं, क्या नाराज नहीं होंगे तो क्या करेंगे आपका? बोलिए, नाराज नहीं होंगे। आज 50 बरस से हम यहाँ काम
लूट की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब दिन दहाड़े हुई लूट पर सवाल हुआ तो सिटी एसपी ने चुप्पी साध ली। कुछ भी बताना सही नहीं रहेगा। थोड़ा बता दो सर बिल्कुल ये सिटी एसपी हैं, अमरीश राहुल हैं, और जब घटना हो जाती है तो अधिकारियों की इसी तरीके से चुप्पी हो जाती है और एक अदना सा चोर पकड़ा जाए तो बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाता है। तो ये है पटना पुलिस और पटना पुलिस के आला अधिकारी। सवाल है कि क्या सिटी एसपी के चुप्पी साध लेने से पटना की कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पटना पुलिस अपराधियों पर नकेल लगाने में फेल साबित हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही राजीव नगर इलाके में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मार दी थी और अब बाकरगंज में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट हो गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात नालंदा शराब कांड की। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में 7 घरों में इश्तेहार चिपकाया गया है। जहरीली शराब कांड में 13 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद लगातार पुलिस का छापेमारी अभियान जारी है। कई आरोपी फरार हैं और उन लोगों के घरों पर इश्तेहार चिपकाया गया है। साथ ही 2 दिनों की मोहलत दी गई है। सचिन तेंदुलकर के फैंस सुधीर कुमार की एक पुलिसकर्मी ने पिटाई कर दी। मुजफ्फरपुर जिले के टाउन थाना के मुंशी ने उन्हें 2 लात मारी और गाली देकर थाने से भगा दिया। घटना देर शाम की बताई जा रही है। एक चर्चित हस्ती के साथ ऐसी घटना से लोग हैरान हैं। जिस थाने में सुधीर के साथ ये घटना हुई, उस भवन का उद्घाटन भी सुधीर ने ही किया था। दरअसल मामला उनके चचेरे भाई किशन कुमार से जुड़ा हुआ है। गुरुवार को टाउन थाना की पुलिस ने सुधीर के भाई को हिरासत में लिया था। सुधीर भागते हुए टाउन थाना पहुंचे, देखा कि उनका भाई हवालात में बंद है। वे उससे पूछने लगे कि किस मामले में इसे उठाया गया है। सुधीर इसी सिलसिले में अपने भाई से बात कर रहे थे कि तभी उस थाने का एक मुंशी गुस्से में आया और उसे बाहर निकाला और गाली देना शुरू कर दिया। जब सुधीर ने इसका विरोध किया तो मुंशी मारपीट पर आ गया और लातों से मारने भी लगा। इसके बाद सुधीर वहां से चुपचाप बाहर निकल गए। फिर डीएसपी से शिकायत की, जिसके बाद डीएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। थाने पे मिलने के आए तो जैसे ही उनको लॉकअप के करीब बुलाए तो पता नहीं कि हम तो नहीं पहचाने उन पदाधिकारी को। तो अभी पता चले कि वो मुंशी जी थे यहाँ के। तो उन्होंने मुझे हाथ भी उठाया, लेकिन हाथ तो नहीं मारे, लेकिन 2 लात पैर पे मारे। बस हमें बहुत दुख हुई, क्योंकि हम भी भाषा का उपयोग किया गया। हाँ, अभद्र भाषा। और हमें याद है कि इस थाने का जिस दिन ओपनिंग था, हम सेलिब्रिटी बनकर इसी थाने में आए थे, लेकिन आज मुझे ऐसा बिहेवियर, यानी ऐसे पता चल जाता है कि आम जनताओं के साथ क्या रवैया अपनाते होंगे। बिहार विधान परिषद चुनाव में बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह ऐलान किया है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि जिसके पास जितनी सीटें हैं वो उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और सीट पर तारकिशोर ने कहा कि इस पर बाद में बात होगी। हालांकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल खुलकर कुछ बोलने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। एमएलसी चुनाव में तो जिनके पास जितनी सीटें हैं उन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो पहले से मतलब 13 आपके पास सीटिंग है, यानी माना जाए बीजेपी 13 पे चुनाव लड़ेगी। हाँ, तो 13 और उनके पास 11 है, तो उस पर लड़ेंगे हम लोग। वीआईपी और हम मांझी भी मांग रहे हैं सीट। नहीं, ठीक है, जब उनसे हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे तो फिर बात होगी। मतलब ये माना केंद्रीय नेतृत्व के पास हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि हमारी इतनी सीटें हैं, उनकी इतनी सीटें हैं। अब उसमें से क्या होगा, कितनी सीटें गठबंधन में जाएंगी और क्या करेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यह तय करना कभी भी प्रदेश का काम नहीं होता है। हमने केवल अप्राइज किया कि हमारी कितनी सीटें हैं और उनकी कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें विरोधी दलों के पास है।
नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार भले ही फिसड्डी राज्यों की लिस्ट में शामिल हो, लेकिन बिहार के कई जिलों ने विकास कार्यों में बेहतर परफॉर्म किया है। आयोग ने बिहार के कई जिलों को एस्पिरेशनल घोषित किया था। इन जिलों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर विकास कार्यों के लिए राशि दी जा रही है। आयोग ने विकास कार्यों के लिए खगड़िया को देश भर में अव्वल स्थान दिया है। इसके अलावा जमुई, पूर्णिया, बेगूसराय और नवादा को भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। पहले नंबर पर आने के लिए खगड़िया को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि नवादा को 3 करोड़, जमुई को 2 करोड़ और नवादा को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में बेहतर काम हो रहा है, इसलिए विशेष दर्जे की मांग की जा रही है ताकि तेजी से विकास हो। वहीं विपक्ष का कहना है कि नीति आयोग हर मामले में बिहार को फिसड्डी बताता है, तो फिर जिले विकास कार्य में अव्वल कैसे हैं? में पूरे देश में उन जिलों का अपना स्थान हासिल हुआ है, तो इसके लिए तो सबसे पहले बिहार सरकार बधाई का पात्र है और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें कुछ जिलों ने पूरी तत्परता से उसे लागू किया है और आज वो राष्ट्रीय पैमाने पर अपनी पहचान बना चुके हैं। नीति आयोग एक और तो कुछ जिलों में ये बता रही है कि उसको सम्मान दे रही है कि अच्छा काम हुआ, लेकिन ओवरऑल हर रिपोर्ट में नीति आयोग बिहार को सबसे फिसड्डी राज्य बता रहा है। तो हमारा तो ओवरऑल जो फिसड्डी बिहार है नीचे से टॉप करा रहा है, उसी रिपोर्ट को हम मानेंगे। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी जारी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि रिपोर्ट से साफ है कि बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। खासकर सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। ये आप देखेंगे कि नीति आयोग का जितना रिपोर्ट है वो अमूमन इंडेक्सिंग के ऊपर होता है, डिफरेंट राज्यों को रैंकिंग किया जाता है। उसमें आप बिहार का यदि परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका रैंकिंग नहीं, परफॉर्मेंस, तो वो परफॉर्मेंस करीब करीब सारे राज्यों में बेहतर है। कई एक मापदंड में हम लोग बहुत ही आगे हैं। और जेडीयू आज यूपी चुनाव को लेकर जारी कर सकता है अपना लिस्ट। जेडीयू आज पहली लिस्ट जारी कर सकता है। यूपी चुनाव के लिए जेडीयू अपना लिस्ट जारी कर सकता है। बीजेपी के साथ समझौते की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जेडीयू अध्यक्ष आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समझौते के लिए कल तक की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी जवाब नहीं आया, जिसके बाद आज जो खबर है उसके मुताबिक आज जेडीयू की तरफ से यूपी चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज दिल्ली में पीसी करेंगे, जिसमें पहली लिस्ट जारी की जाएगी। पटना के वेटनरी कॉलेज में लगातार मुर्गियों की मौत हो रही है। एक हफ्ते में 450 मुर्गियों की मौत हो चुकी है। मौत की वजह क्या है, इसकी जांच के लिए सैंपल कोलकाता भेजी गई है। साथ ही पोल्ट्री फार्म को अलर्ट कर दिया गया है। वेटनरी कॉलेज में पिछले एक सप्ताह से लगातार मुर्गियों की मौत का सिलसिला जारी है। यानी आंकड़े बता रहे हैं कि 7 दिनों में अब तक 450 मुर्गियों की मौत हो चुकी है। हालांकि आशंका बर्ड फ्लू की भी जताई जा रही है और जिसको लेकर पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान की तरफ से सैंपल लिए गए हैं और कोलकाता लैब भेजे गए हैं। हमारे साथ वैज्ञानिक भी हैं और संस्थान के निदेशक भी मौजूद हैं। हम जरा बात करते हैं कि आखिर जो मौत का सिलसिला लगातार जारी है, तो 450 मौत कम नहीं है, क्या मानते हैं आप? नहीं, शुरू के दिनों में तो मौत कम हुई है। उससे मैंने अभी ठंड का भी प्रकोप कुछ ज़्यादा बढ़ा है, तो ठंड के चलते से भी हो सकता है और दूसरे बीमारी का भी कुछ लक्षण हो सकता है। लेकिन इसीलिए हम लोग विषाणु जनित रोगों की पहचान के लिए कलकत्ता आरडीडीएल भेज दिया है। भारी संख्या में हुई है और लेकिन 2 ही शेड में हुई है और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते। जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि और सारे भी विषाणु जनित रोगों में
भारी संख्या में मृत्यु हो सकती है। बता दें आपको कि फिलहाल अभी कोलकाता लैब जो है वहां अभी सैंपल भेजे गए हैं। कोलकाता लैब से जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर बर्ड फ्लू से मौत हो रही है या फिर अन्य बीमारियों से। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।